वेलकम आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से फिजिक्स फॉर यू के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के उसी चैप्टर के अगली कड़ी में अब तक 8 टॉपिक हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब सेलों का जो समूहन था वो 3 तरह का होता था। ये आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया गया, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम और मिश्रित क्रम, और तीनों के लिए स्पेशल कंडीशन प्राप्त किया गया। व्हाट्सएप पर भी आप लोगों को उसके नोट्स को प्रोवाइड कर दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोग सारे नोट्स को अप टू डेट कर लिए होंगे और उसको बारीकी से वीडियो के माध्यम से समझ लिए होंगे। अब आगे की कड़ी में हम लोग जुड़ते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या है, किरचॉफ का नियम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो कहता है कि जटिल विद्युत परिपथों में धारा के वितरण की व्याख्या करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियमों का प्रयोग किया। उसे ही हम लोग किरचॉफ का नियम कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन ए क्लोज सर्किट, इन ए क्लोज सर्किट या कॉम्प्लेक्स सर्किट इज नॉन एज किरचॉफ लॉ। इसमें यानी कि जटिल विद्युत परिपथों में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो धारा के वितरण की व्याख्या, है ना, किरचॉफ ने जो 2 नियमों के आधार पर किया उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं। जटिल विद्युत परिपथ बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे वायर जा रहे हैं इधर से, कहीं किसी कंडीशन कोई अलग तरह का कैपेसिटर लगा हुआ है, कोई अलग तरह का मशीन लगा हुआ है, उसमें धारा का वितरण किस तरह से होगा, इसको जानने के लिए जो नियम दिया गया उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम। इसमें 2 नियम दिया गया, फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ जंक्शन, पहला नियम और संधि का नियम। दूसरा सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ लूप, दूसरा कहता है दूसरा नियम, या उसे हम कहते हैं लूप का नियम। फर्स्ट लॉ क्या है इसको हम लोग जानेंगे। तो कहता है द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करेंट, है ना, टुवर्ड्स ए पॉइंट इन ए कॉम्प्लेक्स सर्किट is equal to the algebraic sum of, algebraic sum कहने का मतलब the algebraic sum of all current towards a point in a complex circuit is equal to the all current away from the point, है ना। उस पॉइंट पर आने वाले सभी का जो करंट का सम होता है उस पॉइंट से निकलने वाले सभी करंट के सम के इक्वल होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि का नियम। अगर मान ले कि किसी सर्किट में एक बिंदु पर 2 धारा I1 और I2 आ रहा है, ये I1 है और ये I2, और यहाँ से निकलने वाली धाराएं हैं ये I3, I4 और I5, I3, I4 और I5। एक पॉइंट O पर, है ना, किसी एक बिंदु पर आने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग उस बिंदु से निकलने वाली सभी धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है ना। अर्थात यहाँ पर आने वाला धारा I1 है प्लस I2 है, इनका सम बराबर होगा I3 प्लस I4 प्लस I5। इसी नियम को हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, फर्स्ट लॉ कहते हैं। और उसके बाद हमारा जो सेकेंड लॉ है वो कहता है, सेकेंड लॉ, कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज इक्वल टू द 0 और टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट। कहता है कि किसी बंद विद्युत परिपथ में धारा और प्रतिरोध का जो योग गुणनफल होता है उसका बीजीय योग, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल मतलब 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर, यानी कि किसी बंद विद्युत परिपथ में इसके किसी भी भाग में हम चले जाते हैं तो किसी भी भाग में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उस विभवांतर का बीजीय योग या तो 0 होता है या तो उसमें जुड़े सेल के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम या लूप का नियम कहते हैं। इसके लिए 2 फिगर को अरेंज करते हैं हम लोग, देखेंगे। अगर एक बंद सर्किट की हम कल्पना करते हैं इस तरह से, ये देखिए, ये आपका
एक बंद सर्किट है ए बी और सी। यहाँ से धारा इस तरह से I1 जा रहा है, यहाँ से धारा I2 है और इधर जा रहा है I3 है। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। तो इस बंद परिपथ के लिए दूसरे नियम का जब हम पालन करते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल V बराबर IR होता है, जो इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर देगा। यानी इसका विभवांतर I1 और R1 होगा प्लस यहाँ से I2 और R2, और चूंकि ये इधर गया इधर आया, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो माइनस लेंगे I3 और R3। ये कुल विभवांतर हो गया इस बंद विद्युत परिपथ का। I1 R1 यहाँ से यहाँ तक, I2 R2 यहाँ से यहाँ तक और I3 R3, ये पार्ट हो गया। ये तीन पार्ट हो गए। इन सभी का जो योग होता है, बीजीय योग होता है, या तो शून्य या तो उस परिपथ में जुड़े विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इस परिपथ में कोई सेल नहीं जुड़ा हुआ है, जब कोई सेल नहीं जुड़ा हुआ है तो वो शून्य के बराबर होगा। और अगर हम इसमें एक सेल जोड़ देते हैं जिसका विद्युत वाहक बल E है तो उस स्थिति में ये विद्युत वाहक बल E के बराबर सॉरी कहने का मतलब है, अगर बंद परिपथ में किसी प्रकार का कोई सेल नहीं जुड़ा हुआ है तो उस स्थिति में विभवांतर का जो बीजीय योग होगा वो शून्य होगा। लेकिन यदि कोई सेल जोड़ दिया जाए तो उन सभी परिपथ में जितने भी विभवांतर उत्पन्न हो रहे हैं उन विभवांतर का बीजीय योग उस परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अगर एक सेल है तो एक सेल के विद्युत वाहक बल, दो सेल है तो दो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसे ही हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं, सेकेंड, है ना। तो वही बोला गया कि द पोटेंशियल, द सम ऑफ potential produces across the closed circuit is equal to the, है ना, जीरो और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, या तो जीरो के बराबर होता है या ईएमएफ के बराबर होता है। दिस लॉ इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ लूप, लूप का नियम इसे कहा जाता है। चलिए अब हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जानेंगे कि यह एक प्रकार का क्या है, व्यवस्था है। ये एक प्रकार का व्यवस्था है जिसमें चार प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है और उन चार में से तीन का मान ज्ञात रहता है और एक का मान हम लोग उसमें ज्ञात करते हैं। मतलब रेस्ट तीन के रिस्पेक्ट में एक का ज्ञात किया जाता है। तो कह सकते हैं एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस, एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वन रेजिस्टेंट इन टर्म ऑफ रेस्ट, है ना। तीन की तुलना में एक चौथे का हम लोग मान निकालते हैं, इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। उस व्यवस्था को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, है ना। इसमें क्या किया जाता है कि चार रेजिस्टेंस को, चार प्रतिरोधों को एक क्वाड्रेटरल के यानी एक समचतुर्भुज के चार भुजाओं द्वारा कनेक्ट किया जाता है, जिनमें दो सम्मुख शीर्षों के बीच एक बैटरी जोड़ दिया जाता है और अन्य दो सम्मुख शीर्षों के बीच एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है। यह पूरी व्यवस्था व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। और संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन ब्रिज में जो गैल्वेनोमीटर जो जोड़ा जाता है उस गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान शून्य होता है। जब ये बैलेंस पोजीशन पे होता है तो उस कंडीशन में हम लोग गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा को शून्य मानते हैं, है ना। इसके मतलब इसका फिगर डायग्राम देखेंगे कि अगर चार रेजिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं इस तरह से, ये आप देख रहे हैं चार रेजिस्टेंस ए बी सी और डी, ये चार चतुर्भुज की चार भुजाओं द्वारा जोड़ा गया है, R1, R2, R3 और R4, है ना। इससे करंट I1 प्रवाहित हो रहा है, इधर I2 हो रहा है, इधर I3 हो रहा है और ये I4 हो रहा है। कोई प्रॉब्लम, है ना। इन दो शीर्षों के बीच ए और सी जो सम्मुख शीर्षों की बैटरी को जोड़ दिया जाता है, सेल को, ठीक है। और दो अन्य शीर्ष जो है बी और डी, उनके बीच एक गैल्वेनोमीटर जी को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये
यहाँ गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा IG है, इसका प्रतिरोध RG है ना। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध RG और प्रवाहित धारा IG है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसी को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। इसमें 3 का मान ज्ञात रहता है और चौथे रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना होता है। अब मान लेते हैं कि ये 4 प्रतिरोध है, चारों प्रतिरोध को किस अवस्था में जोड़ा गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज के में जोड़ा गया है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया गया है। और संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग दोनों नियमों का पालन करेंगे, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। और हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कहता है कंडीशन फॉर ए व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, कंडीशन फॉर ए व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था प्राप्त करना होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये चारों रेजिस्टेंस जोड़ दिए गए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा और संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा 0 होता। अगर हम लोग पहले चले पॉइंट बी पर, तो बी पर किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होगा, यहाँ पर आने वाला धारा कौन कौन है, I1 है और निकलने वाला धारा क्या है, I2 और IG है। तो फर्स्ट लॉ को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो I1 बराबर होगा I2 प्लस IG के बराबर। ये बताया गया कि किसी एक बिंदु पर आने वाला धारा का जो योग होता है उस बिंदु से निकलने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इस बिंदु पर आने वाला धारा I1 है, निकलने वाला I2 और IG है। लेकिन संतुलन की अवस्था में IG क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 होगा तो I1 बराबर हो जाएगा I2। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर हम डी पॉइंट पर चलते हैं तो डी पर आने वाला धारा है I3 है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है, निकलने वाला और एक और आ रहा है IG, यानी I3 प्लस IG, ये वाला मिटा दें, I3 प्लस IG। देखिए I3 आया डी पर और IG आया, पॉइंट डी की बात कर रहे हैं, डी बिंदु पर की बात कर रहे हैं। तो I3 आ रहा है और IG आ रहा है और निकलने वाला धारा यहाँ पर है I4। लेकिन फिर IG बराबर 0 लेंगे तो I3 बराबर I4 हो जाएगा, इक्वेशन मान लेंगे सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम करें कि I1 बटा I3 करें, फर्स्ट भागा सेकेंड कर दिए, तो I1 यहाँ है और यहाँ I3 है, I1 भागा I3 बराबर I2 भागा I4। कोई प्रॉब्लम, इक्वेशन ये हो गया हमारा थर्ड। अब हम लोग संतुलन की जो अवस्था प्राप्त करना है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब संतुलन की जो अवस्था प्राप्त करना है तो उसमें हम लोग को ये देखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के जो दूसरा जो मतलब कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसको फॉलो करेंगे। तो दूसरा नियम हम चलेंगे, पहले बंद परिपथ A B D A से शुरू कीजिए, B पे जाइए, D या फिर A पर चले आए तो उस परिपथ को हम लोग क्लोज सर्किट मानेंगे, बंद परिपथ मानेंगे। तो यहाँ से जब चलेंगे तो I1 R1 है ना, I1 और R1, इधर IG और इसका प्रतिरोध RG, और यहाँ इधर इधर माइनस हो जाएगा I3 और R3। इसमें किसी प्रकार का सेल नहीं जुड़ा हुआ है तो 0 के बराबर। दूसरा नियम यही है ना कि किसी भी बंद परिपथ के सभी भागों के विभवांतर का जो बीजीयोग होता है 0 होता है या सेल के विद्युत भाग बल के बराबर होता है। सेल नहीं जुड़ा हुआ है तो हमारा 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ से IG आपका संतुलन की अवस्था में 0 है, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा I1 R1 बराबर I3 R3, ये माइनस से इधर गया तो प्लस हो जाएगा। कंडीशन लेके आइए, I1 को रहने दीजिए, इस I3 को नीचे ले आइए, यहाँ से बाबू R3 हो जाएगा और ये R1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत? उसी तरह से हम लोग अब बंद परिपथ चलेंगे, BDCB, B से शुरू करें, B तक चले आए तो बंद परिपथ BDBC में चलेंगे। तो यहाँ पर जो कंडीशन बन रहा है बाबू वो आ रहा है IG, देखिएगा IG RG, ये विभवांतर, फिर इधर से निकल रहा है I2 R2 और इधर जा रहा है तो माइनस I4 R4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से फिर IG 0 हो जाएगा तो I2 R3, ये माइनस से उधर जाएगा तो I4 R4, यानी I2 को रहने दिए, I4 नीचे ले आए, R4 और R3, इक्वेशन इसको बना दे 5। अब जरा देखेंगे 3, 4 और 5। 3, 4 में I1 I3 I2 I4 बराबर है,
यहाँ I1 I3 है, यहाँ I2 I4 है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। समीकरण 3, 4, 5 से R3 बटा R1 बराबर R4 बटा R, यहाँ R3 R3 R1, I1 R1 I3 R1 I2 R2, इसमें फोर्थ नहीं हुआ, I2 R4, ठीक है, ये हो जाएगा R2। तो हमारा मान आ गया R3 R1 R4 R2, ऊपर और नीचे पलट देंगे तो हो जाएगा R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए तो कंडीशन हमारा आ जाएगा R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था है। इस प्रकार आपने व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है इसको समझा, और व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा प्रतिरोधों का मापन किया जाता है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रतिरोध का तुलना किया जाता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम लोग प्रतिरोधों का मापन करते हैं जिसका कंडीशन है संतुलन की अवस्था का R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4, है ना। ये कंडीशन प्राप्त होता है बैलेंस पोजीशन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और इसके संतुलन की अवस्था प्राप्त करें, ठीक है। और व्हाट्सएप के माध्यम से इन तीनों को नोट्स आपको भेज दिया जाएगा। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था, जो को हम आपको यहाँ पर समझा चुके हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसके बाद आगे हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, है ना, पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, विभवमापी क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज से प्रतिरोधों का निर्धारण कैसे करते हैं, इसके बारे में आगे हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो। धन्यवाद।